एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज से हमारा ये जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है सीयूटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। इसमें हमारी पहली यूनिट है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसका पहला टॉपिक है, तो उसी से हम शुरू करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को बहुत अच्छे से और डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि यही आपका पूरा बेस है माइक्रोबायोलॉजी का। और इससे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से डिटेल में माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इनमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी की। ठीक है, अब ये जो आपकी पूरी हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी की, वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, या 4 एराज आप बोल लीजिए या 4 पीरियड आप बोल लीजिए, उसके अंदर ये डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट आता है इसका डिस्कवरी एरा, सेकंड है ट्रांजिशन एरा, थर्ड है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ है मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिस्कवरी एरा से। बेसिकली ये जो डिस्कवरी एरा है ये पूरा डोमिनेटेड है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक पर। लेकिन इस डिस्कवरी एरा के टाइम पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी, कैसे कैसे स्टडी चल रही थी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली कॉन्सेप्ट क्या था? इनिशियली जो एरिस्टोटल ने भी कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था कि लाइफ अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ किससे अराइज होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइज होती है। ये इनिशियली कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर उस टाइम पे क्या हो रहा था? रोगर बैकन थे, उन्होंने क्या किया था? लेंस को मैग्नीफाई किस तरह से करते हैं इस तरह ये डिस्क्राइब किया था। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी दिखाई देगा, या बहुत सारी बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि रोगर बैकन ने सबसे पहले लेंस का यूज किया था। ठीक है, लेकिन रोगर बैकन ने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से हम लेंस को मैग्नीफाई करते हैं। ये चीजें मैं आपको यहाँ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये इनिशियली पीरियड के टाइम पर क्या क्या हो रहा था और किस तरह से डिस्कवरी हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेंसन एंड जेंसन्स। इन्होंने फर्स्ट क्रूड माइक्रोस्कोप को प्रोड्यूस किया था बाय प्लेसिंग 2 लेंस टुगेदर। ओके, उसके बाद आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? सेल। और सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर के बनी है। और उन्होंने ही क्या यूज किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इनिशियली किस चीज के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और माइक्रोस्कोप जो है यूज होना शुरू हो गया था। अब आते हैं मेन डिस्कवरी एरा पे, जो कि पूरा हमारा डोमिनेटेड है माइक्रोबायोलॉजी का, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक पर। ठीक है, अब ये जो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक है, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी बोलते हैं। पर क्यों? चलिए डिस्कस करते हैं। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक कौन थे? एक क्लॉथ मेकर थे। ठीक है, एक मर्चेंट मैन थे। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजोआ को यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, और उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को क्या टर्म दिया था? एनिमेक्यूल्स। और यहीं से सीयूटी पीजी का क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियसली अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनिमेक्यूल्स टर्म किसने दी थी? किसने दी थी? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, he constructed over 250 small powerful microscopes that could magnify around 50 to 300 times। वो मैग्नीफाई कर सकता था। ठीक है, उसके थ्रू इन्होंने क्या देखा था? इन छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स को देखा था, जिनको उन्होंने क्या टर्म दी थी? एनिमिक्यूल्स। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक से आपका यही क्वेश्चंस बनेंगे। एनिमिक्यूल्स टर्म किसने दी थी? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। उसके बाद जब इन्होंने ये डिस्कवरी कर ली थी, तो उन्होंने ये पूरा जो है अपनी फाइंडिंग 200 लेटर्स की जो फाइंडिंग थी उसमें लिख करके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सबमिट कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिशन पीरियड पे। अब ट्रांजिशन पीरियड में क्या है? जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया, इनिशियली क्या कॉन्सेप्ट था कि जो भी लाइफ है वो किससे अराइज हो रही है? नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, लाइफ अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, यानी कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी। तो यहाँ ट्रांजिशन पीरियड में ही क्या होता है? ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस थ्योरी का कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नॉन लिविंग से नहीं और
जो ऑर्गेनिजम्स है या लाइफ जो है नॉन लिविंग से नहीं होती है, और कुछ पर्सन क्या कह रहे हैं कि लाइफ जो है राइज हो रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि लिविंग मैटर से ही लाइफ जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे ट्रांजिशन पीरियड को शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ये जो डिबेट है वो किसके ऊपर है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के ऊपर। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि लाइफ जो है अराइज हो रही है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, जो डॉक्ट्राइन है स्पॉन्टेनियस का वो क्या कह रहा है? लाइफ अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से ही लाइफ बनती है। कोई तो वाइटल फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन लिविंग मैटर में ही जान डाल करके लाइफ को प्रोड्यूस करती है या लाइफ को राइज करती है। ठीक है, ये एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम पर ये थॉट प्रोसेस था लोगों का। ठीक है, अब क्या हुआ? फ्रांसिस्को रेडी आए। अब यहाँ पर जो सबसे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने चैलेंज किया था? वो कौन थे? फ्रांसिस्को रेडी। ठीक है, फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया? सबसे पहले चैलेंज किया था किसको? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सबसे पहले चैलेंज किसने किया था? फ्रांसिस्को रेडी ने किया था। ठीक है, अब जो फ्रांसिस्को रेडी है उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए ऑन डिकेइंग मीट पे, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो मैगोट्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, लेकिन कब? चलिए उनका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। देखो, उन्होंने क्या लिए? 3 कंटेनर लिए। पहला जो कंटेनर था ओपन रखा। ठीक है, अब ओपन कंटेनर में जो उन्होंने मीट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गई? मैगोट्स प्रोड्यूस हो गई। ये मैगोट्स क्यों प्रोड्यूस हुए होंगे? क्योंकि इस मीट पर मक्खियां बैठी होंगी और उन्होंने वहां पर अंडे दिए और जिसकी वजह से ये मैगोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकंड जो बीकर रखा है उन्होंने, उसको कोर्क सील्ड कंटेनर, मतलब उसको वो जो कंटेनर है उसको अच्छे से सील कर दिया है, तो उसके अंदर आपको कोई भी मैगोट नहीं मिला है। ठीक है, थर्ड वाले में उन्होंने क्या किया है? गोच कवर्ड कंटेनर लिया, यानी कि वो जो कंटेनर है उसको जो आपने देखा होगा घरों में यूज किया जाता है कपड़ा, वो छलनी वाला जो कपड़ा होता है जिससे हम चावल छानते हैं बॉईल करने के बाद। ठीक है, इस तरह का जो छन्नी छन्नी टाइप का कपड़ा होता है उसको यूज किया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मैगोट्स है वो डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं? सिर्फ इस कपड़े पे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि मीट की स्मेल से मक्खियां वहां पर आई होंगी, उन्होंने वहां पर अंडे दिए और जिसकी वजह से और फ्लाइज जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम किसी भी कंटेनर को सील कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लाइफ अराइज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाएगी, क्योंकि नॉन लिविंग मैटर, जैसे यहाँ पर सील कर रखा है, ये भी तो नॉन लिविंग मैटर है। अब इस नॉन लिविंग मैटर में, यानी कि इस मीट में कोई भी मैगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी गलत है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? उन्होंने कहा कि लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो राइज हो रही है किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही राइज हो सकती है, ना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, ना कि नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है या प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उसी से ही न्यू लाइफ जो है वो फॉर्म हो सकती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के, उसमें से एक निकल कर आए जो थे जॉन निदाम। ठीक है, जॉन निदाम ने कहा ऐसा नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करता हूँ कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सही है। ठीक है, अब उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। ही प्रपोज दैट टाइनी ऑर्गेनिजम्स द एनिमिक्यूल्स अराउज spontaneously on his mutton gravy. He covered the flask with cork as done by Reddy and even heated some flask. Still the microbes appeared on the mutton broth. ठीक है, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या कहा? ठीक है, मैं रेडी के एक्सपेरिमेंट को करता हूँ और मैं हीट भी करूंगा। ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती नॉन लिविंग से, तो मैं इस मीट को गर्म भी करूंगा और तब भी इसमें लाइफ आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इसको गरम किया। ठीक है, उसको हीट किया, बहुत ज्यादा हीट नहीं किया इसको उन्होंने हीट किया है। ठीक है, अच्छे से उसको हीट किया, फिर उसको सील कर दिया। और यहाँ पे जो सील किया था ना वो ढंग से सील भी नहीं किया था। और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स या लाइफ जो है यहाँ पर अराइज हो गई है। तो उन्होंने क्या कहा कि यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर
ड्यू टू वाइटल फोर्सेस, यानी कि नॉन लिविंग मैटर में कुछ ऐसी वाइटल फोर्सेस हैं जो कि न्यू लाइफ को अराइज कर रही हैं, ठीक है, यहाँ से न्यू लाइफ फॉर्म हो रही है नॉन लिविंग मैटर से। तो उन्होंने इसका सपोर्ट किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का। अब देखो, अब आते हैं लेजारो स्प्लेंजी। लेजारो स्प्लेंजी कहते हैं कि जो निदान जी, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना तो उसमें प्रॉपरली आपने हीट किया है ना उसको प्रॉपरली टाइट किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से ही लाइफ अराइज हो रही है। उन्होंने प्रूफ किया इसको, ठीक है, कैसे प्रूफ किया, उन्होंने भी अब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ब्रोथ ली, ठीक है, उस ब्रोथ को हीट किया, अच्छे से हीट किया, फिर उसको खुला छोड़ दिया, ठंडा होने के बाद उसको फ्लास्क को खुला छोड़ दिया है और वेट किया। तो उसमें क्या देखा उन्होंने, जो ऑर्गेनिज्म है या लाइफ है वो क्या हो रही है, ग्रो हो गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने सेकंड उसमें ब्रोथ को हीट किया और फ्लास्क को सील कर दिया, ठीक है। सील करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं थी, यानी कि उन्होंने अच्छे से उसको हीट किया प्लस सील किया तो कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ आपको नहीं दिखी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस फ्लास्क को खोल दिया तो ग्रोथ दिखने लग गई, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो किया, ही शोज दैट बॉइलिंग ब्रोथ इन सील्ड फ्लास्क प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ थ्रू क्रिटिक्स आर्ग्यूड ही किल्ड द लाइफ फोर्सेस बाय रिमूविंग एयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस लाइन का क्या मतलब है। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कहा कि अगर हम किसी भी ब्रोथ को, ठीक है, अच्छे से हीट करें और उसको सील पैक कर दे तो कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं दिखेगी, कोई भी जो लाइफ है वो फॉर्म नहीं होगी फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। ओके, इन्होंने ये कहा। अब जो क्रिटिक्स थे, ठीक है, यानी कि जो सपोर्टर्स थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के, वो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि तुमने तो जो मेन जो लाइफ थी, ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने तो हवा को ही यहाँ से हटा दिया है। हवा से ही तो कोई भी लाइफ अराइज होगी, ठीक है, किसी भी लाइफ के लिए हवा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने तो एयर ही रिमूव कर दी, अब एयर रिमूव कर दी है तो लाइफ कैसे फॉर्म होगी। जैसे हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, ऐसे ही उस ऑर्गेनिज्म को भी या उस लाइफ को भी अराइज होने के लिए एयर चाहिए ही, ठीक है। अब उन्होंने कहा ओके जी, लेकिन अभी यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के डिसअप्रूवल जो थे वो रुके नहीं थे, ठीक है, जो डिसअप्रूव करने पे लगे हुए थे वो रुके नहीं थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव जरूर कर दिया था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हो गया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से, ठीक है, लाइफ अराइज नहीं होती है, ठीक है। लाइफ जो है, लाइफ किसी भी नॉन मैटर से अराइज नहीं होती है। यहाँ पर उन्होंने इस चीज को तो डिसअप्रूव कर दिया था, यानी कि ये जो उनका डॉक्ट्राइन था, जो वो कह रहे थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लाइफ अराइज होती है, वो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। लेकिन पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी जो उनके सपोर्टर्स थे वो अपना कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर के आ जा रहे थे। अब लेजारो स्प्लेंजी के इस एक्सपेरिमेंट से फायदा होता है किसको, निकोलास एपार्ट को। उन्होंने ये आइडिया जो है स्प्लेंजी का, जो ये आइडिया है उसको फॉलो किया। और वो क्या थे, फ्रेंच वाइन मेकर थे। तो उन्होंने क्या किया, इस आइडिया का यूज करके प्रिजर्व करे अपने सूप्स लिक्विड्स, ठीक है। क्योंकि उससे ये चीज तो उन्हें पता चल गई थी कि अगर हम किसी भी चीज को एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर मतलब किसी भी चीज को अगर हम हीट करें उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दे तो वो उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे, यानी कि वो चीज खराब नहीं होंगी। और यहीं से ही कॉन्सेप्ट आता है आपका एपर्टाइजेशन का, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, एपर्ट मेथड में क्या करते हैं, सीलिंग फूड स्टफ इन ए केन्ड कंटेनर बिफोर हीटिंग देम रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एयर इन कॉजिंग फूड स्पॉइलेज and that both heating and boiling slow down the food spoilage by eating foodborne pathogens। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो वहां से बहुत कम चांसेस हो जाते हैं फूड स्पॉइलेज की, यानी कि फूड के खराब होने के। और उसमें अगर हम हीटिंग भी कर दे, यानी कि हीटिंग प्लस हीटिंग बॉइलिंग, ठीक है, हीटिंग बॉइलिंग प्लस एयर टाइट कंटेनर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे बहुत हद तक जो है फूड बोर्न पैथोजन का जो
स्पॉइलेज है, ठीक है, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उन्हें ये आइडिया मिल गया और उन्होंने ये आइडिया यूज़ करके जो है अपनी जितने भी जो वाइन्स थी, ठीक है, सूप्स थे, लिक्विड्स थे, उनको प्रिजर्व किया। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ कैनिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था एयर टाइट फूड प्रिजर्वेशन। ओके, देखो उस एक्सपेरिमेंट से किसका फायदा हुआ, निकोलस अपार्ट का फायदा हुआ और हमें नया कॉन्सेप्ट भी मिल गया। ओके, अब चलते हैं। देखो अब तक हमारी क्या बात हुई थी कि भाई उनके जो सपोर्टर्स थे वो क्या कह रहे थे कि तुमने तो एयर जो है उसको ही नहीं दिया है। ठीक है, एयर ही अगर नहीं होगी तो कैसे लाइफ अराइज होगी। अब आते हैं सूल एंड थियोडार सेक्वान। ठीक है, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बात करते हैं सूल की। ठीक है, सूल ने क्या किया, बॉयल किया न्यूट्रिएंट ब्रोथ को फ्लास्क में, उसको स्टेराइल कर लिया और अलाउ एयर टू एंटर बट पास द एयर थ्रू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट एयर को किस में डाला, फ्लास्क में डाला। यानी कि इन्होंने एयर तो दी लेकिन उसको किससे पास करवा रखा था, एसिड ट्रीटेड से। ठीक है, यानी कि ये जो इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा था, एसिड ट्रीटमेंट कर रखा था एयर का, और वो एयर जो है इसके अंदर जा रही थी। यानी कि एसिड की वजह से क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिडक्शन हो जा रहा था, जिसकी वजह से माइक्रो इस फ्लास्क में जो है वो ग्रोथ नहीं आई। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या, इनका रिजल्ट क्या निकला कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर रहा है ब्रोथ के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं, ना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से। ठीक है, यानी कि लाइफ अगर फॉर्म हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है, एयर के थ्रू हो रही है, किसी भी नॉन लिविंग मैटर से लाइफ फॉर्म नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं थियोडोर सेक्वन। ठीक है, इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने एयर को कैसे पास किया, इन्होंने हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनको हीट किल कर दिया। ठीक है, किस तरह से, उन्होंने जो एयर पास करी वो रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास करी। ये क्या है, रेड हॉट ट्यूब है, जिसके थ्रू उन्होंने क्या करी, एयर को पास करी। और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो अपीयर नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि एयर इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एयर कॉज कंटामिनेशन। ठीक है, यानी कि एयर के अंदर कुछ ऐसी कंटामिनेशन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रही है। एयर के अंदर खुद में ऐसी एनर्जी नहीं है। ठीक है, यानी कि एयर के अंदर कोई तो चीज मिक्स है जो क्या कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, एयर खुद से जो है लाइफ अराइज नहीं कर सकती, यहाँ से ये चीज तो पता चल गई थी। लेकिन जो सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम जो कह रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्गली अपोज तो कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का, और ये सपोर्ट कर रहे हैं बायोजेनेसिस थ्योरी को कि लाइफ अराइज हो रही है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। लेकिन ये जो काम है, ठीक है, इसमें तुमने क्या किया है, तुमने तो एयर की क्वालिटी ही खराब कर दी है भाई। तुमने एसिड से ट्रीट कर दिया एयर को, ठीक है, एक ने एयर को हीट कर दिया, तुमने तो एयर की पूरी क्वालिटी खराब कर दी है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इनका ये जो काम है, ये पूरा जो काम है वो लेटर कंफर्म किया था लुईस पास्चर ने। इनका ये काम बिल्कुल सही था, लेकिन इसको पूरा कंफर्म करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुईस पास्चर, जिन्होंने बाद में जाकर के डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी और जो साइंटिस्ट बचे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई क्या कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या कहा, भाई एयर की क्वालिटी तुम लोग खराब कर दे रहे हो, अब कह रहे हो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी काम नहीं करती है। तो उसी टाइम पर और साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज जॉर्ज श्रोडर एंड थियोडर वॉन डस। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने मिल करके सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ यूजिंग कॉटन प्लग्स फॉर प्लगिंग माइक्रोबियल कल्चर ट्यूब्स। अब इन्होंने क्या किया, कॉटन प्लग का यूज करके माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फ्लास्क लिया, उसको अच्छे से हीट किया और उसको सील किससे किया, कॉटन प्लग से। भाई कॉटन प्लग से तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कॉटन प्लग को यूज किया। लेकिन यहाँ पर भी जो सपोर्टर्स थे किसके, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के, उन्होंने क्या कहा, भाई तुमने तो इसमें कॉटन प्लग यूज कर दिया। ठीक है, अब कॉटन प्लग यूज करने से क्या हो जा रहा है,
उसके अंदर हवा ही नहीं पहुंच जा रही है, उनको तो फ्रेश हवा चाहिए। ठीक है, किसी भी लाइफ को फॉर्म करने के लिए फ्रेश हवा चाहिए। अगर हवा ही नहीं मिलेगी तो कैसे लाइफ एराइज होगी? ठीक है, उनको फ्रेश हवा दो तब जा करके वो लाइफ एराइज होगी। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ चुका था कि भाई अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को आपको डिसअप्रूव करना है तो फ्रेश एयर देनी पड़ेगी, तभी जा करके उनके सपोर्टर्स जो हैं वो हार मानेंगे। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर भी साथ के साथ काम कर रहे थे अपना, लेकिन एडवर्ड जेनर की जो एक्सपेरिमेंट है उससे लुईस पास्चर का थोड़ा सा कनेक्शन है, जो कि मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर लुईस पास्चर के हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, लुईस पास्चर के बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एडवर्ड जेनर जो है ही परफॉर्म द फर्स्ट वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स विदाउट इवन नोइंग द जर्म्स वर कॉज द डिजीज। अब एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, जब तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो डिजीज है वो किससे कॉज होती है, जर्म से कॉज होती है। तब उन्होंने क्या दे दिया था, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया था। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो मिल्क मेड थे, ठीक है, वो मिल्क मेड जो है काउ पॉक्स से इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे थे, वो इम्यून हो चुके थे स्मॉल पॉक्स के लिए। सो ही यूज्ड पस फ्रॉम काउ पॉक्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सॉरी देखो, जो मिल्क मेड थे वो क्या हो रहे थे, इम्यून हो गए थे स्मॉल पॉक्स से, क्योंकि वो काम कर रहे थे गाय के साथ, और गायों को क्या हो रखा था, काउ पॉक्स हो रखा था। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, यहाँ से उनके जो थ्योरी आई वो क्या आई कि अगर हम पस को यूज करें काउ पॉक्स के ब्लिस्टर से, ठीक है, तो क्या होगा, स्मॉल पॉक्स के लिए आप इम्यून हो जाओगे। ओके, तो यहीं से उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, एडवर्ड जेनर का। ठीक है, यहाँ से ये जो पूरा रोल है, अब इसी को आगे हम डिस्कस करेंगे विद लुईस पास्चर। ठीक है, और एडवर्ड जेनर का पूरा एक अलग से भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, पूरा एक जो एक्सपेरिमेंट था। अब आते हैं देखो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी शुरू ही होती है लुईस पास्चर के काम से प्लस रॉबर्ट कोच के काम से। अब लुईस पास्चर ने क्या किया, बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत, मैं कहूँगी इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, उसको रिजोल्व कर दिया। उन्होंने कैसे रिजोल्व किया, उन्होंने क्या यूज किया, स्वान नेक फ्लास्क का यूज किया। ठीक है, उन्हें ये चीज तो समझ आ चुकी थी कि अगर इस थ्योरी को हमें डिसअप्रूव करना है तो हमें फ्रेश एयर देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्वान नेक फ्लास्क का यूज किया। ही प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट इन द एयर एंड कंटामिनेटेड द ब्रोथ, बट द एयर इटसेल्फ डिड नॉट क्रिएट द लाइफ। एयर खुद से लाइफ क्रिएट नहीं कर सकती, एयर के अंदर कुछ तो है जो कि लाइफ को एराइज कर रहा है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने ब्रोथ ली। ठीक है, उस ब्रोथ, ये जो जार है इसके अंदर ब्रोथ डाली, उस ब्रोथ को क्या किया, अच्छे से हीट किया, और जो इसका नेक था, ठीक है, उसका नेक को क्या कर दिया, उन्होंने बैंड कर दिया, यानी कि एस शेप का बन दिया। एस शेप का बनाने के बाद इन्होंने इसको अच्छे से बॉयल किया है, स्टेराइल किया है। ठीक है, फिर वो क्या देखते हैं कि अगर वो इसको बॉइल्ड और स्टेराइल फ्लास्क को इस एस नेक वाले शेप के साथ अगर ऐसे ही रखते हैं तो कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेक ब्रोक करी तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो दिखने लग गई। क्यों दिखने लग गई थी, क्योंकि जब ये एस शेप वाली जो उन्होंने नेक यूज करी थी तो जो भी एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर रहे थे वो यहीं पर चिपक जा रहे थे। ठीक है, वो अंदर जा ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेक ब्रेक करी तो डायरेक्टली क्या हो गया, एयर के थ्रू वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनको कंटेमिनेशन बोल रहे हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए किसके, ब्रोथ के, और वहां से क्या हो गई, लाइफ एराइज हो गई। ठीक है, तो फाइनली गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लुईस पास्चर ने इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया था, और उन्होंने बता दिया था कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो गलत है, बायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो सही है। यानी कि लाइफ जो एराइज होगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होगी। लाइफ कभी भी नॉन मैटर या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइज नहीं होगी। ओके, अब देखो, अब यहीं पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, कौन सा था, जर्म थ्योरी। ठीक है,
जो क्या कहता है कि विच स्टेट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कॉज ऑफ मैनी डिजीज। जो जर्म थ्योरी क्या बताती है कि जितनी भी डिजीजेस हो रही हैं उनके पीछे किसका हाथ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ है। ठीक है, he suggested that if microorganisms could cause sicken and turn sore, ठीक है, then ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी चीज खराब हो रही है या किसी कोई भी बीमारी हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। ठीक है, उन्होंने वो जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो बैड एयर का जो कॉन्सेप्ट था कि एयर के अंदर कुछ है, एयर के अंदर कुछ है, ठीक है, एयर के अंदर खुद से कुछ नहीं है, एयर के अंदर पैथोजेंस है, एयर के अंदर जर्म्स है जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनकी किलिंग करनी है तो हम डिजीज को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से ही उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, कौन से कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, जर्म थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ उन्होंने जो एडवर्ड जेनर का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया है, उसी के प्रिंसिपल ऑफ एटीन्यूएशन पर इनको इन्होंने डिस्कवर किया। अब प्रिंसिपल ऑफ एटीन्यूएशन क्या कहता है, देखो क्या हुआ था, ये काउपॉक्स पर काम कर रहे थे, ठीक है, जो कि प्रिवेंट कर रहा था स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लुईस पास्चर जो थे, लुईस पास्चर डिजीज पर काम कर रहे थे, चिकन कोलेरा की। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है, यानी कि उस कल्चर की जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं स्लो हो गई। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जब वो इस जो चिकन कोलेरा जो था, ठीक है, उस पर काम कर रहे थे, जिसका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको उन्होंने ग्रो कराया और वो ग्रो करा कर उनको लंबी छुट्टियों पे जाना पड़ गया। ठीक है, अब वो जब उन्होंने ग्रो कराया तो क्या हुआ, उसकी वजह से वो वीक पड़ गया। ठीक है, उसकी ग्रोथ क्या हो गई, स्लो हो गई। अब जब वो उन्होंने वीक एटीन्यूटेड, ठीक है, वीक एटीन्यूटेड कल्चर जब डाला किसके अंदर, चिकन के अंदर, ठीक है, तो उनको कोलेरा नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा कि अच्छा कोलेरा नहीं हो रहा है, तो मुझे मुझे लग रहा है शायद मेरे कल्चर में कुछ दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया, फ्रेशली कल्चर प्रिपेयर किया। अब उस कल्चर को प्रिपेयर करके फिर से उन्होंने उन्हीं चिकन, जिन जो चिकन थे, ठीक है, जिनके अंदर ऑलरेडी उन्होंने वो वीक एटेन्यूटेड फॉर्म डाली हुई थी बैक्टीरिया की, उनको दोबारा से री इनोकुलेट किया फ्रेश कल्चर से। अब वो देखते हैं फिर से कि भाई अभी भी इनको कोई बीमारी नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्हें जब ये पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराया, ठीक है, फ्रेश के साथ फिर कॉम्बिनेशंस बना करके, तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें ये पता चला कि अगर हम वीक एटेन्यूटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन को इनोकुलेट कर देते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर उसको अगर हम दोबारा से इनोकुलेट करते हैं फ्रेश कल्चर से, तो उसको डिजीज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा, जिसकी वजह से उसको डिजीज नहीं हो रही है, वो क्या हो जाएगा, उस डिजीज के लिए इम्यून हो जाएगा। तो यहीं से उन्होंने डिस्कवरी करी थी प्रिंसिपल ऑफ एटीन्यूएशन की। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कि फर्मेंटेशन के थ्रू क्या होता है, आप बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को भी बताया। ठीक है, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन काम करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस को भी बताया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप स्लोली या माइल्ड हीटिंग करोगे रेदर देन बॉइलिंग, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्ट्रॉय कर लोगे, प्लस जो टेस्ट है प्रोडक्ट का उसको भी बचा लोगे। तो ये पास्चराइजेशन कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, लुईस पास्चर ने ही दिया। ठीक है, इसलिए लुईस पास्चर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, प्लस फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एटीन्यूएशन का, जो कि स्टेब्लिश किया था लुईस पास्चर ने, और एडवर्ड जेनर के काम को ही देख करके, ठीक है, उससे इन्हें पता चल गया था कि जैसे काउपॉक्स को प्रिवेंट हो रहे थे, काउपॉक्स जो है प्रिवेंट कर दे रहा था स्मॉल पॉक्स को, तो इसी तरह से इन्होंने जो चिकन कॉलेरा पे काम किया, ठीक है, उससे इनको ये पता चल गया कि अगर हम वीक एटेन्यूटेड कल्चर को यूज करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वो एज ए वैक्सीन की तरह काम करेगा, वो क्या दे देगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से हमें पूरी तरह से बीमारी जो है वो नहीं होगी।
इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उन्होंने डेवलप करी वैक्सीन फॉर रेबीज, एंथ्रेक्स एंड चिकन कॉलेरा के लिए तो ऑलरेडी वो काम कर ही रहे थे। ठीक है, एंथ्रेक्स वैक्सीन जो कि डेवलप करी थी वैक्सीन फॉर कैटल एंड शिप के लिए। ठीक है, और इस तरह से रेबीज जो थी वो फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन थी रेबीज, जिसकी वजह से उन्होंने एक यंग बॉय को बचाया था। ठीक है, रेबीज होने से। अब देख, जो इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, जोसेफ मिस्टर पे किया था। ठीक है, अब आते हैं जॉन टिंडल पे। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, जो कॉन्सेप्ट था लुईस पास्चर का, ठीक है, लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने फेल किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, लेकिन क्या हुआ, कुछ कई बार क्या हो जा रहा था, जब वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो उसमें कई बार ग्रोथ आ जा रही है। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जा रहा है। अब इसमें भी क्रिटिक्स खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें क्या पता चला कि लाइव कि यहाँ पर जो है सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स नहीं, कि लाइफ जो है, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म में। एक तो है हीट लेबाइल वेजिटेटिव सेल में, विच आर डिस्ट्रॉय बाय बॉइलिंग, यानी कि कुछ तो क्या है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि हीट लेबाइल हैं। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग करने पर डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेजिस्टेंट फॉर्म भी है, कुछ ऐसे हीट रेजिस्टेंट फॉर्म भी है जो कि सरवाइव कर रही है कॉन्टिन्यूस बॉइलिंग पे भी। ठीक है, और वो क्या कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा रही है, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है। तो यहीं से उन्होंने एक्सप्लेन करी थी कि बैक्टीरिया जो है वो दो लाइफ फॉर्म है उनकी, एक तो हीट लेबाइल है यानी कि वेजिटेटिव सेल है, एक क्या है, हीट रेजिस्टेंट फॉर्म है जिसको एंडोस्पोर टर्म दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने इसको यानी कि एंडोस्पोर को किल करने के लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, टिंडलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हम इंटरमिटेंट बॉइलिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि रिपीटेड हीटिंग के थ्रू क्या है, अगर आप रिपीटेड हीट करोगे सेवरल डेज तक, तो जो जर्मिनेटिंग एंडोस्पोर है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, और जो ब्रोथ है वो कंप्लीटली स्टेराइल होगी। ठीक है, सो दिस वर्क सपोर्टेड द लुईस पास्चर एंड हेल्प टू डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड कंफर्मिंग बायोजेनेसिस। और यहीं से जो है पूरा जो लुईस पास्चर का जो डिसअप्रूवल था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए, वो फाइनली प्रूव हो गया कि बायोजेनेसिस थ्योरी ही है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो अराइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब आते हैं कुछ एमसीक्यूज पे, और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ये जितने मैं एमसीक्यूज यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, प्लस CUT PG माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये एमसीक्यू जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर बीइंग द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरिया। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, यस, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। सो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, साथ के साथ आप आंसर्स भी करते जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फाइनली डिसअप्रूव्ड बाय दोज हुज एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है फाइनली डिसअप्रूव हुई थी, अभी डिस्कस किया है, लुईस पास्चर। क्या यूज किया था उन्होंने, स्वान नेक फ्लास्क को यूज किया था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज परफॉर्म्ड बाय, किसने फर्स्ट वैक्सीनेशन दिया था फॉर स्मॉल पॉक्स, अभी बिल्कुल फिलहाल ही हमने डिस्कस किया है, किसने, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, हु फर्स्ट चैलेंज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय यूजिंग मीट इन जार्स। ठीक है, कौन था जिसने सबसे पहले चैलेंज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को यूजिंग मीट इन जार, बताइए सबसे पहले किसने चैलेंज किया था। यस, वेरी गुड, किसने, फ्रांसिस्को रेडी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, यस, जॉन टिंडल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले किसने डेवलप करी थी, किसने की थी,
यस, एडवर्ड जेनर ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 8th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट प्रीमियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन एग्जाम में यही इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा हिस्ट्री से। बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है, जॉन निदाम सपोर्टेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। रीजन क्या दिया है? ही ऑब्जर्व माइक्रोबियल ग्रोथ आफ्टर ब्रीफली बॉइलिंग एंड सीलिंग इट। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्या एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका? जॉन निदाम ने सपोर्ट किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। किस तरह से? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है आफ्टर ब्रीफली बॉइलिंग एंड सीलिंग इट। ठीक है, क्या है? यस, ए यानी कि असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है। सो आंसर ए जो है वो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में पता भी होगा और कुछ के बारे में नहीं भी पता होगा, लेकिन अपना ब्रेन यूज कीजिए और बताइए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एंटनी वैन ल्यूवेनहुक से। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक क्या है? ये कौन है? ये क्या किया था इन्होंने? डिस्कवर किया था क्या? एनिमेक्यूल्स को। ठीक है, उसके बाद आपको लुईस पास्चर का पता है। लुईस पास्चर को ने क्या किया था? लुईस पास्चर डेवलप द पास्चराइजेशन एंड रेबीज वैक्सीन। ओके, इसी तरह से आपके रॉबर्ट कोच है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? देखिए रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने क्या दिए थे? पोस्टुलेट्स दिए थे। किसके? कोच पोस्टुलेट्स, अगर आपने अपनी बीएससी में पढ़े होंगे तो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किया था क्या? पेनिसिलिन। और देखिए और क्या क्या आता आपको? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी प्रैक्टिस करी थी। एफ। ठीक है, 6 का एफ। ठीक है, तो इस तरह से ही ये पूरा जो है, और पॉल एनरिच ने फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये सारे जो साइंटिस्ट है, इस तरह के आपके जो क्वेश्चंस है ये सीयूटी पीजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको ये साइंटिस्ट दे दिए, उनका कंट्रीब्यूशन दे दिया और आपको जो है वो मैच कराना था। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स, और भी जो हमारे साइंटिस्ट बचते हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन मैं एक बार अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, जो जो बचे हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बन जाएगा तो वो हमारे हाथ से वो क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। If you like it, you can like, share and subscribe to my channel. Bye bye everyone. Thanks for joining.